नमस्कार। हमारा आज का विषय है रीतिसिद्ध काव्य धारा। इससे पूर्व हमने रीतिकालीन काव्य, जो कि हिंदी साहित्य में तीसरे स्थान पर आता है, उस रीतिकालीन साहित्य के रीतिबद्ध काव्य धारा तथा रीतिमुक्त काव्य धारा दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। रीतिबद्ध काव्य धारा, जिसके अंतर्गत हमने ये जाना था कि जो कवि रीति की बंधी बंधाई परिपाटी में काव्य रचना करते रहे अथवा रीति बंधनों को आधार बिंदु बनाकर अपने काव्यों की रचना की, वे रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कहलाए अथवा वह काव्य धारा रीतिबद्ध काव्य धारा कहलाती है। इसके विपरीत, जहाँ रीति के बंधनों से पूर्ण मुक्त रहकर अपने हृदय की स्वच्छंद वृत्तियों के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्तियों को काव्य में स्थान दिया गया, वह काव्य धारा रीतिमुक्त काव्य धारा कहलाई अथवा उस काव्य धारा के कवि रीतिमुक्त कवि कहलाते हैं। उसके पश्चात आज हम इन दोनों ही कवियों का मिश्रण या इन दोनों ही काव्य धारा का जो मिश्रण है, जैसे रीतिबद्ध काव्य धारा तथा रीतिमुक्त काव्य धारा, इन दोनों ही से जो संबंधित धारा रही है या जिनमें इन दोनों की ही विशेषताएं मिलती है, उस धारा का अध्ययन करेंगे जो रीतिसिद्ध काव्य धारा के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में जानी जाती है। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, रीतिसिद्ध यानी इस काव्य धारा के कवि रीति में पूर्ण थे, पारंगत थे, दक्ष थे, फिर भी उन्होंने हर जगह रीति का प्रयोग नहीं किया। जहाँ उचित लगा वहाँ रीति का प्रयोग किया तथा जहाँ उन्हें रीति की आवश्यकता न हुई वहाँ उन्होंने रीति का अनावश्यक रूप से प्रयोग न किया। अतः रीति में पारंगत अथवा दक्ष होने के कारण यह कवि रीतिसिद्ध कहलाए या यह काव्य धारा रीतिसिद्ध काव्य धारा कहलाती है, जिसके प्रसिद्ध कवि बिहारी माने जाते हैं। तो रीतिकाल में कुछ ऐसे भी कवि हुए हैं जिन्होंने रीति की बंधी बंधाई परिपाटी में काव्य नहीं लिखा, परंतु रीति परंपरा का ये पूर्ण रूप से ज्ञान रखते थे। अतः रीति परंपरा का ज्ञान रखने वाले यही कवि रीतिसिद्ध कवि कहलाए, जिनकी प्रमुख विशेषताओं में सर्वप्रथम विशेषता जो है वह आती है रीतिसिद्ध कवि मध्यम पंथी थे। लक्षण ग्रंथों से विरत रहकर भी रीति की पूरी छाप रखते हुए भी रीतिबद्ध व रीतिमुक्त से भिन्न काव्य धारा थी रीतिसिद्ध, क्योंकि ना तो इन्होंने हर जगह रीति का वर्णन किया और न ही पूर्ण रूप से स्वयं को रीति से मुक्त रखा। इन रचनाओं में रीतिबद्ध धारा और रीतिमुक्त धारा की परंपरा का मिश्रण हमें दिखाई देता है। अतः इन्हें मध्यम पंथी कवि कहा जा सकता है। रीतिसिद्ध काव्य धारा की दूसरी प्रमुख विशेषता है नवीन प्रकार की रचनाएं। रीति की बाध्यता को न मानकर स्वतंत्र भावयुक्त अभिनव सूक्तियों का विधान करते हुए इनकी रचनाएं ऐसी थी जिनमें रस, उसके अवयव, अलंकार तथा नायक नायिका भेद को सरलता से इन्होंने विभाजित किया। अतः जिस प्रकार की विषय सामग्री का इन्होंने चयन किया, वह विषय सामग्री पूर्व में जो सामग्री थी या पूर्व में जो काव्य की विषय वस्तु थी उससे पूर्ण रूप से भिन्न थी। अतः इनकी जो विषय वस्तु थी साहित्य की, वह नवीन प्रकार की सामग्री के रूप में प्रयुक्त हुई तथा साहित्य में नवीन प्रकार की रचना के रूप में प्रयुक्त की जाती है। रीतिसिद्ध काव्य धारा की अगली विशेषता है व्यक्ति विशेषता, क्योंकि इन कवियों ने प्रचलित नियमों को त्याग कर अपने मनोनुकूल दोहों में कारीगरी की है या साहित्य रचना की है। वर्ण और नाद सौंदर्य का विधान किया है। गहरी अर्थव्यक्ता को इन्होंने पूर्ण रूप से भाषा की सामासिकता तथा कल्पना की समाहार शक्ति के साथ प्रकट किया है। अतः व्यक्ति विशेषता इस काव्य धारा की प्रमुख विशेषता प्रकट होती है, क्योंकि व्यक्ति विशेषता के आधार पर ही इन्होंने काव्य को एक नया भाव दिया था या नए काव्य को एक नया आधार प्रदान किया था। कवित्व की स्पृहा या इच्छा इस काव्य धारा की अगली विशेषता मानी जाती है। रीतिसिद्ध कवि आचार्य या शिक्षक बनना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनके लिए काव्य रचना के पुनित क्षेत्र में कवि होना ज़्यादा श्रेष्ठकर है, क्योंकि यह कवि ना तो रीतिबद्ध काव्य धारा की तरह पूर्ण रूप से राजाश्रय में रहे और ना ही रीतिमुक्त कवियों की तरह एकांत में रुदन करना चाहते थे। यह अपने काव्य क्रम को या अपने काव्य क्रम के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे। अतः कविता करना या कवित्व की स्पृहा या इच्छा रखना इन रीतिसिद्ध काव्य धारा काव्य के कवियों की मुख्य विशेषता मानी जा सकती है। संस्कृत का प्रभाव रीतिसिद्ध कवियों पर पूर्ण रूप से दिखाई देता है, क्योंकि रीतिसिद्ध कवियों ने संस्कृत मुक्तक के जो रचनाएं थीं उसी को आधार बिंदु बनाकर
अपनी काव्य की रचना की है। गाथा सप्तशती, अमरूक सप्तशती, आर्य सप्तशती, इन तीनों ही सप्तशतियों का पूर्ण प्रभाव रीतिसिद्ध काव्य धारा पर दिखाई देता है। अतः रीतिसिद्ध कवियों में जो एकमात्र बिहारी माने जाते हैं, उनकी जो बिहारी सतसई है, वह बिहारी सतसई हमें इन तीनों ही संस्कृत मुक्तक काव्य से प्रभावित दिखाई देती है, या संस्कृत मुक्तक रचना का पूर्ण रूप से इसमें प्रभाव दिखाई देता है। क्योंकि बिहारी के अलावा जो नेवास, हठी, रसराज, बैनी, रसनिधि आदि कवि भी, जिन्हें हम इसी काव्य धारा या रीतिसिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत मानते हैं, उन्हें भी संस्कृत के प्रभाव से, वह उनका काव्य भी संस्कृत के प्रभाव से अछूता न रहा। अतः संस्कृत का पूर्ण प्रभाव इस युग के कवियों में हमें पूर्ण रूप से दिखाई देता है, तथा संस्कृत के प्रभाव के कारण ही रीति में सिद्धता प्राप्त होने के कारण यह काव्य चमत्कारपूर्ण तथा बिंब व नाद सौंदर्य से परिपूर्ण हमें दिखाई देता है। अतः हम कह सकते हैं कि रीतिबद्ध तथा रीतिमुक्त काव्य धारा दोनों की ही विशेषताओं से मिश्रित जो काव्य धारा थी, वह रीतिसिद्ध काव्य धारा कहलाई, तथा रीति में पूर्ण रूप से पारंगत होते हुए भी सब जगह लक्षण ग्रंथों को न प्रयोग करते हुए चमत्कारपूर्ण तथा कल्पना की समाहार शक्ति, भाषा की सामासिकता, बिंब व नाद सौंदर्य, श्रृंगार वर्णन, भक्ति व नीति को आधार बिंदु बनाकर जो काव्य रचा गया, वह रीतिमुक्त काव्य कहलाया, जिसका अपना एक अनन्यतम स्थान है।